Hello, good afternoon, aspirants. Welcome to TCS Academy. This is Iti this side and a very happy new year. आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपका आने वाला वर्ष बहुत ही अच्छा जाएगा और जो कैंडिडेट्स हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी अपना सिलेक्शन लेंगे और बहुत ही अच्छे नंबरों से आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो चलिए आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले टॉपिक में डिमांड पढ़ा था, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इकोनॉमिक्स का। तो मैं उसी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आई हूँ जो कि आपके डिमांड से रिलेटेड हैं, और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम मिसलेनियस कैटेगरी में रखते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। वो छोटे बहुत कंसेप्ट्स होते हैं जो कि आप स्कूल से और यूनिवर्सिटी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। वो छोटे बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं जस्ट टू गिव यू मार्क्स, मतलब कुछ ज़्यादा मार्क्स अटेन करने के लिए वो छोटे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया या फिर आपके टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड हो गया, तो वो एग्जाम्स में आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट यहाँ पे हम लोग MCQ जो सॉल्व करेंगे वो इकोनॉमिक्स के सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग ने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट शुरू किया था। तो आइए चलिए एक बार नज़र घुमाते हैं। बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं दो लैंग्वेजेस में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक आपका इंग्लिश है और एक आपका हिंदी है। तो पहले हम लोग इंग्लिश वाले से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, Capitalism is a system characterized by the following features: total absence of government, right to property, right to inheritance, all of the above। अब इसी क्वेश्चन को आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए। पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निम्न लक्षण निहित होते हैं: पहला, सरकार की भूमिका का नितांत अभाव, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार और उपरोक्त सभी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का दोनों किया जा सकता है। इसमें एक टॉपिक आपका आता है कि इकोनॉमिक सिस्टम। कौन सा टॉपिक आता है आपका? ये आपका टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से होती है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला जो कि लिखा हुआ है कैपिटलिज्म, दूसरा होता है सोशलिज्म और तीसरा होता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। कैपिटलिज्म उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। कैपिटलिज्म या पूंजीवाद उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सरकार की बिल्कुल एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रोल, मतलब सरकार की भूमिका का अभाव। किसकी भूमिका का अभाव? सरकार की भूमिका का अभाव। मतलब हमारा पूंजीवाद वो एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है, वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का बिल्कुल से कोई रोल नहीं होता है, सरकार का बिल्कुल भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती है और सरकार की रूल्स एंड पॉलिसीज का बिल्कुल अभाव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशास्त्र में मांग के निम्न लक्षण होते हैं। इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। आप लोग याद करिए कि मैंने आपको पहला टॉपिक डिमांड पढ़ाया था। डिमांड के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात की थी, या उसके जो लक्षण होते हैं उसके बारे में हम लोग ने बात की थी। तो चलिए जल्दी से याद करिए और देखना शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल्स, इसके ऑप्शन। सॉरी, वह मात्रा जिसमें उपभोक्ता निर्दिष्ट कीमत पर खरीदता है, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को खरीदने की इच्छा तथा कीमत चुकाने की तत्परता, खरीदने की इच्छा, चुकाने की तत्परता तथा आय की पर्याप्तता। इसको इंग्लिश में देखते हैं एक बार। क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर बाइज एट अ गिवन प्राइस, सेकेंड अ डिजायर टू हैव अ गुड, a desire to buy and willingness to pay, and fourth, a desire to buy, willingness to pay backed up by income। अब याद करने की कोशिश करिए, हमने डिमांड के कौन से लक्षणों के बारे में बात करी थी। डिमांड हमने क्या बताया था कि डिमांड की क्या होती है? विलिंगनेस टू बाय backed up by income और desire to buy। वह डिमांड की कौन सी लक्षणों पे हमने बात करी थी? खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, कंज्यूमर के पास खरीदने की इच्छा होनी चाहिए।
चुकाने की तत्परता, मतलब उसके पास पैसे होने चाहिए, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए और चुकाने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने बताया था डिमांड आपकी दो उस पर निर्भर करती है, पहली उसकी इच्छा होनी चाहिए और दूसरा उसके अंदर चुकाने की क्षमता होनी चाहिए और उसकी आय भी होनी चाहिए। अब आपकी आय नहीं है लेकिन आपकी चुकाने की, जब आपकी आय नहीं होगी तो आपकी चुकाने की क्षमता नहीं होगी, भले ही आप उस वस्तु को कितना ही खरीदना चाहें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाले का? सेकंड वाले का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। In economics, demand has the following attributes: a desire to buy, willingness to pay and backed up by income. क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच से निम्न तात्पर्य है: कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन हो, आय में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन हो, किसी संबद्ध वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन हो, उपरोक्त सभी। इसका इंग्लिश वर्जन देखिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू responsiveness of demand to a change in price, responsiveness of demand to a change in income, responsiveness of demand to a change in the price of related products, all of the above. अब इसका आंसर क्या हो सकता है? मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाई थी, मतलब मांग की लोच पढ़ाई थी। मांग की लोच अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें किस को कहते हैं? इस क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग किस शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन इनकम, या रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, डिमांड आपकी सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करती है जो कि स्टार्टिंग फैक्टर होता है। वो कौन सी होती है? डिमांड आपकी तब बढ़ेगी जब आपका प्राइस कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर इस कंसेप्ट को आप यहाँ पे लगाने की कोशिश करें तो इस कंसेप्ट को लगाते हुए आपका आंसर कौन सा निकल के आएगा? आपका आंसर निकल के आएगा 1, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस। जैसे ही आपका प्राइस फ्लक्चुएट करेगा आपकी डिमांड भी फ्लक्चुएट करना शुरू कर देगी। प्राइस ऊपर जाएगा, डिमांड नीचे जाएगी और वाइस वर्सा। Given that X and Y are two complementary goods, if prices of Y falls, how would demand for X change? यदि X तथा Y दो पूरक वस्तुएं हैं तो Y की कीमत कम होने पर X की मांग पर क्या प्रभाव होगा? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका कीवर्ड है। कौन सा कीवर्ड है? पूरक वस्तुएं। इसका इंग्लिश भी देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक वस्तुएं मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं या पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो हमेशा एक साथ ही उपयोग में लाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका? कार और पेट्रोल का। आपके पास पेट्रोल नहीं है तो आप कार लेके क्या करेंगे? या आपके पास कार है लेकिन पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई तो आप कार चलाओगे कैसे? पानी पे तो चलेगी नहीं कार, है ना? सीएनजी पे चलती है बट सीएनजी की भी प्राइसेस बढ़ गए तो आप कार एक खाली डब्बा ही तो हुई। तो उसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब पूरक वस्तुओं की यहाँ पे बात हो रही है। वो पूरक वस्तुएं आपकी एक्स और वाई हैं। चलिए देखते हैं फिर से। Given that X and Y are complementary goods, if prices of Y falls, how would the demand for X change? मतलब देखिए, Y की प्राइस फॉल हो गई। किसकी प्राइस फॉल हो गई? Y की। मतलब दो कमोडिटीज हैं आपकी X और Y, उसमें से एक जो Y की कीमत है, जो Y की प्राइस है वो गिर गई, नीचे चली गई, तो X की डिमांड पे क्या असर होगा? मैंने क्या बताया था? X की डिमांड पे क्या असर होगा? X की डिमांड हमेशा इंक्रीज हो जाएगी, X की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए। यदि कीमत में कमी होने पर संबद्ध वस्तु पर
होने वाला व्यय बढ़ जाता है तो ऐसी वस्तु की मांग की कीमत की लोच। की मांग की कीमत की लोच मतलब if with a fall in price expenditure on the good increases price elasticity of such product। फिर से वही बात हो गई, मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी मतलब डिमांड इलास्टिसिटी पढ़ाई थी बहुत अच्छे से। फिर से आइए देखते हैं। फॉल इन प्राइस एक्सपेंडिचर ऑन द गुड इंक्रीजेस मतलब आपका जो एक्सपेंडिचर है, मतलब आप सपोज ए एक्सपेंडिचर करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में आपका एक्सपेंडिचर ए होता है और किसी वजह से वो एक्सपेंडिचर यानी होने वाला व्यय बढ़ जाता है तो वस्तु की मांग की कीमत में लोच। मतलब जब आपका होने वाला व्यय बढ़ जाता है तो आपकी इलास्टिसिटी यानी डिमांड इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? इफेक्ट आएगा कि वो बढ़ जाएगी, मतलब हाईली इलास्टिक हो जाएगी। क्योंकि मैंने क्या बताया था, डिमांड किस पे निर्भर करती है? आपकी जो डिमांड होती है वो सिर्फ एक चीज पे निर्भर करती है, वो की जो कि है आपका प्राइस। प्राइस ऊपर नीचे होगा तो आपकी डिमांड भी ऊपर नीचे होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन गुड इज दैट प्रोडक्ट हुज डिमांड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक नया कंसेप्ट है गिवन गुड। गिवन वस्तु वह है जिसकी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। उस प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कुछ तरीके के गुड्स समझे थे, जैसे कि इंफीरियर गुड्स हो गए, नॉर्मल गुड्स हो गए, नेसेसिटीज हो गई। अब जब आप आगे के लेक्चर्स हमारे साथ करेंगे तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ अन्य तरीके के गुड्स भी होते हैं जिनको हम गिवन गुड्स कहते हैं। अब गिवन गुड्स को इस तरीके से समझिए जैसे कि आपका आटा हो गया। अब अगर आपका आटा महंगा हो गया और आटे के पास आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब आटे के लिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है और आटे की प्राइस बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई, तो ऐसा नहीं होगा कि आप रोटी खाना बंद कर देंगे या फिर आप बिल्कुल रोटी खरीदेंगे ही नहीं और आप कहेंगे कि नहीं अब तो हम रोटी नहीं खाएंगे, अब हम चावल खाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं। एक नॉर्मल हाउस होल्ड में जब आप जाएंगे तो रोटी तो बहुत ही स्टेपल डाइट आती है, स्टेपल फूड आइटम होता है। तो उसके हिसाब से उसी जो गुड्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी कंज्यूम करना छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे उनकी प्राइस कितनी भी ऊपर नीचे होती रहे, जैसे कि नमक है, चीनी है, आटा हो गया, दाल हो गई। दाल तो चलिए कुछ हद तक आप लोग दूसरी कंज्यूम कर सकते हैं, बट आटा, दाल और चावल जो हो गए ये आपके गिवन गुड्स आते हैं। इनको हम कहते हैं गिवन गुड्स, क्योंकि गिवन गुड्स के साथ क्या सीन होता है कि प्राइस इनकी कितनी भी बढ़ जाए, इनकी डिमांड हमेशा बढ़ती ही रहेगी। मतलब डिमांड इनकी हमेशा कांस्टेंट रहती है, प्राइस चाहे जितना भी हो जाए। तो इसका कर्व जो होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। प्राइस कुछ भी हो जाए, डिमांड आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो आप कमोडिटी कंज्यूम करना बंद नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आपके, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपकी डायबिटीज की दवा, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज होगी तो वो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएगा। डायबिटीज की दवा में एक इंजेक्शन आता है इंसुलिन का, आपने ध्यान दिया होगा। एक इंजेक्शन आता है इंसुलिन का। अब मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की बहुत हद से ज्यादा जरूरत पड़ती है और इसी मतलब सरकार के कुछ रेट्स की वजह से इस इंजेक्शन का दाम बढ़ जाता है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो डायबिटीज का पेशेंट इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना बंद कर देगा। उसको जरूरत है, उसकी मेडिसिन नीड है, तो वो इसका कंजम्पशन जारी रखेगा चाहे इसका प्राइस कुछ भी हो जाए। तो उस डायबिटीज के पेशेंट के लिए ये इंसुलिन का इंजेक्शन हो गया आपका गिवन गुड। सॉरी, चलिए क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अब आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। गिवन गुड वह वस्तु है जिसकी मांग कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती है, कीमत में वृद्धि के साथ कम होती है, कीमत में कोई भी परिवर्तन होने पर यथावत रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें क्या लग रहा है? यथावत रहती है। कीमत में कोई भी परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा कीवर्ड्स पे, कीमत में कोई भी परिवर्तन होने पर
उसकी डिमांड यथावत रहती है, remains unchanged with any change in the prices। यथावत मतलब unchanged। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Under perfect competition, who decides the price in the market for firms? पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के लिए बाजार में कीमतों का निर्धारण कौन करता है? अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एक बात बता देती हूँ कि तरह तरह के कंपटीशन होते हैं, जैसे कि आपका हो गया परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और एक होता है डुओपोली। ये हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। जब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम अपने साथ जुड़ेंगे तो हम इन बेसिक कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो अभी के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अंडर परफेक्ट कंपटीशन हु डिसाइड्स द प्राइस इन द मार्केट फॉर द फर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता दूं, परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन उस कंपटीशन को कहते हैं जिसमें जो क्या आते हैं बायर्स और सेलर्स। मैंने आपको बताया था ना बायर्स और सेलर्स का कंसेप्ट। बायर्स वो होते हैं जो सामान खरीदते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, और सेलर्स वो होते हैं जो वस्तुओं का क्या करते हैं, सेल करते हैं, उनको बेचते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन आपका ऐसा एक मार्केट होता है जिसमें बायर्स की भी जो नंबर होते हैं वो अनगिनत होते हैं और सेलर्स की भी अनगिनत नंबर होते हैं। मतलब बायर और सेलर के जो नंबर होते हैं उन पे कोई भी निर्धारित नहीं किया जा सकता, उनके बहुत सारे अनगिनत नंबर होते हैं। मतलब मल्टीपल बायर्स एंड मल्टीपल सेलर्स। जो इंग्लिश वाले हैं उनको ये कंसेप्ट थोड़ा सा जल्दी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मल्टीपल बायर्स और मल्टीपल सेलर्स इज इक्वल टू परफेक्ट कंपटीशन। हम लोग मैथ्स में एक तरीके से फंक्शन पढ़ते थे, जब बायर्स और सेलर्स ज्यादा होते हैं तो उसका बेसिक सा मतलब यही होता है कि उस क्या कहते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में आता है। बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, जब हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो इसको डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए छोटे से मैं आपको बता देती हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जिसमें बायर्स और सेलर्स अनगिनत होते हैं, उनका कोई एक फिक्स नंबर नहीं होता, उनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, अनगिनत होते हैं। ठीक है, हु डिसाइड्स द प्राइस इन द मार्केट फॉर द फर्म्स। अब उसी परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है कि उस परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन डिसाइड करता है, फर्म्स, इंडस्ट्री, बायर्स या गवर्नमेंट। इंग्लिश में देखते हैं, फर्म, उद्योग, खरीदकर्ता या सरकार। अब परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा याद रखिएगा कि प्राइस हमेशा फर्म्स डिसाइड करती हैं। कौन डिसाइड करता है, फर्म्स। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स हैं यानी जो फर्म्स हैं, जो सामान जो वस्तुएं बेच रही हैं वो ही अनगिनत हैं, तो हमेशा वही डिसाइड करेंगी कि हमें किस कीमत पे बेचना है। और जनरली ये ध्यान रखिएगा कि जब ये सेलर्स अनगिनत होते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी लॉबी एक फिक्स हो जाती है कि अगर हम कोई भी सामान या कोई भी वस्तु 100 रुपए की बेच रहे हैं तो तुम, जो कि बहुत मान लीजिए कि n नंबर्स ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई भी फर्म हो गई, जैसे कि मान लीजिए ए कोई फर्म है, अगर वो अपनी वस्तु 100 रुपए की बेच रही है तो जितनी भी आसपास की फर्म्स होंगी ये एक लॉबी क्रिएट करती है, तो वो जो प्राइस डिसाइड होता है वो इसी 100 रुपए के आसपास ही डिसाइड होता है। मतलब जैसे ये ए फर्म है 100 रुपए में बेच रही है, कोई बी फर्म होगी तो इसको 99 रुपए में बेचेगी, कोई सी फर्म होगी तो इसको 98 रुपीज में बेचेगी, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा नहीं, 100 रुपए से बहुत कम नहीं, ताकि सेलर बायर्स पे एक प्रेशर क्रिएट हो और वो जो भी लगभग उसके बजट में आए। जैसे कि मान लीजिए उसका 100 रुपए का बजट नहीं है, उसका 99 रुपए का बजट है, तो वो बी सेलर के पास जाके उस वस्तु को खरीदे, लेकिन उसी मार्केट में, मार्केट वही रहेगा लेकिन प्राइस में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी फर्म डिसाइड करती हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन डिसाइड करेगा, आपकी फर्म्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू आर्थिक समस्या का संबंध है
संसाधनों की दुर्लभता, आवश्यकताओं की दुर्लभता, आय की दुर्लभता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ वांट्स, स्कार्सिटी ऑफ इनकम या नन ऑफ द अबव। अब जब हमने अपना पहला लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे सबसे बेसिक बात क्या कही थी? डिमांड को बढ़ाने से पहले मैंने सबसे बेसिक बात ये कही थी कि इंसान की ज़रूरतें क्या है, कम है, ज़्यादा है या अनिश्चित है? कुछ याद आ रहा है किसी को? मैंने कहा था कि इंसान की ज़रूरतें, इंसान की जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। इंसान की ज़रूरतें अनलिमिटेड हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है? संसाधनों की कमी है, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें अनलिमिटेड हैं। अभी उसको ए चाहिए, अभी उसको बी चाहिए, कल उसको सी चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो कि संसाधन है, वो क्या है? स्कार्सिटी मतलब कमी, दुर्लभता। स्कार्सिटी मतलब कमी। हमारे पास डिमांड तो बहुत है, हमारी डिजायर तो बहुत है, हमारी जो नीड्स है वो बहुत है, लेकिन हमको उसको पूरा करने की कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास उसके रिसोर्सेज नहीं है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। बॉटल में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज, भारतीय अर्थव्यवस्था है केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीगत अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अभी आप देखिए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड डिफरेंट हो रहे हैं, बट आप देखिए कंसेप्ट देखिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद होगा, तो इसी तरीके का क्वेश्चन एक समझाया था कि हमारे पास कितने तरीके इकोनॉमिक्स होती हैं, इकोनॉमी होती हैं। एक हो गई आपकी कैपिटलिस्ट, एक हो गई आपकी सोशलिस्ट, और एक आपकी हो गई मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या है? कैपिटलिस्ट। देखिए मैंने बताया था कि हमेशा क्या कहते हैं, उसमें हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती है, मतलब हमेशा पैसे की बात होती है कि किस तरीके से हम अपना पैसा डबल कर सकें, मतलब अगर हमारे पास 100 रुपए है तो हम किस तरीके से उसको 1000 रुपए कर सकें, ठीक है। और सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स वो होती है जिसमें हम हमेशा वेलफेयर की बात करते हैं। जैसे मेरे पास चलिए 100 रुपए हैं, सामने वाले के पास बिल्कुल नहीं है, तो हम अपने पूरे ही 100 रुपए उसको सामने वाले को दे देंगे। क्यों? क्योंकि हम एक सोशलिस्ट हैं, हम समाज सेवा करना चाहते हैं, हम अपने पूरे 100 रुपए सामने वाले को दे देंगे क्योंकि हम एक सोशलिस्ट हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सोशलिज्म का कंसेप्ट रशिया में बहुत प्रचलित था, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके डिटेल में आपको बताएंगे, बट फिलहाल के लिए समझिए कि कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचती है कि हम कितनी जल्दी पैसा कहाँ से अपना बढ़ा सकें, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक होती है वो हमेशा सोचती है कि जो मेरे पास है वो हम पब्लिक में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है,
अब आप दिमाग लगा के सोचिए, अगर कैपिटलिस्ट पूंजीवाद होता है, सोशलिस्ट समाजवाद होता है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगी? दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों की मिक्सचर होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी हमेशा दोनों का मिक्सचर होती है। और हमारी इंडियन इकोनॉमी अगर आप ध्यान देखते होंगे, आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करते होंगे, तो आप ये समझ पाते होंगे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी यहाँ पे प्राइवेट भी बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं, और यहाँ पे जो सरकारें हैं इनकी भी स्कीम्स ऐसी चलती हैं जिनसे जो गरीब लोग हैं उनका भला हो सके। ठीक है, ये अभी छोटे में हम लोग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में पूरा पूरा लेक्चर बनेगा एक एक टॉपिक पे। अभी क्योंकि क्वेश्चंस हैं तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इनको समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not a determinant of demand? देखिए, डिमांड से ही देखिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उस दिन हम लोग ने बहुत ही 1 घंटे में डिमांड पढ़ी थी, बहुत ही छोटे में पढ़ी थी, लेकिन आप देखिए कि आपके उस अकेले कंसेप्ट से कितने क्वेश्चंस आ गए। अब तक हम लोग ने 10 क्वेश्चंस किए, तो याद करने की कोशिश करिए कितने, मुश्किल से 7 क्वेश्चंस आपके आए हैं डिमांड से। देखिए, तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एक कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ लेंगे, तो आपके करीबन 7 से 8 क्वेश्चन उस कंसेप्ट से निकल ही आएंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हैं। अगर आपने कंसेप्ट ठीक से पढ़ा है, क्लासेस ठीक से देखी हैं, नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किया है, तो आपको ये पेपर इजी लग रहा होगा। Which one of the following is not a determinant of demand? निम्नांकित में से कौन सा विकल्प मांग का निर्धारक नहीं है? उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर्स इनकम, उत्पादक की आय, प्रोड्यूसर्स इनकम, वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ द गुड, उपभोक्ता का अधिमान, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अब देखिए, उस दिन जब मैंने आपको डिमांड के टॉपिक पढ़ाए थे तो मैंने उसमें कुछ फैक्टर्स आपको बताए थे। वो क्या फैक्टर्स थे कि डिमांड किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है, किसी की भी जो मांग है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वो निर्धारित होती है। उसमें क्या था? कंज्यूमर की इनकम मैंने बताया था, प्राइस ऑफ द गुड बताया था, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। लेकिन कौन सा एक वो था जो कि उसका निर्धारण नहीं करता है, वो है प्रोड्यूसर की इनकम। अब प्रोड्यूसर देखिए, मान के चलिए प्रोड्यूसर वो होगा जो कि आपको कमोडिटी प्रोड्यूस करके देता होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक बायर हूँ, मैं गई हूँ मार्केट, अब जो सेलर है, मान लीजिए ए नाम का सेलर है, अब उसकी क्या आय है, उसकी क्या इनकम है, उससे मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, मेरी डिमांड तो वैसी ही की वैसी रहेगी। मान लीजिए सेलर की इनकम है 10,000, ठीक है, और वो कोई भी कमोडिटी बेच रहा है मुझे मान लीजिए 150 रुपए में, और मेरी जो इनकम है वो मान लीजिए 1,000 है, और मेरे को उसको पे करने की क्षमता है 150 रुपए का है, तो मैं उसको 150 रुपए पे करने की क्षमता रखती हूँ। अब उसकी इनकम 10,000 है और मेरी इनकम 1,000 है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो मुझे प्रोडक्ट उसी प्राइस पे बेच रहा है जितनी मुझे उसकी पे करने की क्षमता है। अब मान लीजिए उसकी प्रोडक्ट की वो होती, मतलब जो सेलर है वो बेच रहा होता 200 रुपए में और मेरे पास 150 ही रुपए होते, तो मैं तो उसको खरीद नहीं पाती ना। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम नहीं है, मेरी उतनी क्षमता नहीं है। और उस देखिए तीसरा एग्जांपल देखिए, प्राइस ऑफ द गुड, वो गुड भी मेरे लिए महंगा है। और चौथा है प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता का अधिमान, मतलब मैं उसको प्रेफरेंस देती हूँ कि नहीं देती हूँ। मेरा मन है खरीदने का तो मैं खरीदूंगी, नहीं मन है तो मैं नहीं खरीदूंगी। इससे सेलर की, जो बेच रहा है, उसकी इनकम क्या है, कितनी है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड? निम्नांकित में से कौन सा विकल्प मांग का निर्धारक नहीं है? हमेशा कीवर्ड पे ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, यहाँ पे नॉट है ही नहीं। आप बहुत प्रैक्टिस करके गए नॉट के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड क्वेश्चन में आया ही नहीं और आप गलत मार्क करके चले। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से आराम से पढ़िए। इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, तभी आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो समझ में आएगा। फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो मैंने ये 3 तो बताए थे कि इनसे डिमांड आपकी निर्धारित होती है। प्रोड्यूसर की इनकम या कि सेलर की इनकम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्रतिस्थापक वस्तुओं के लिए मांग की तिरछी कीमत लोच हमेशा होती है। अब देखिए, डिमांड इलास्टिसिटी एक कंसेप्ट है, हमने उस लेक्चर में अभी उतनी बातें नहीं करी थी। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिमांड को और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी डिमांड टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, मतलब एक आपका मैक्रो टॉपिक हो गया और उस मैक्रो टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूं, डिमांड फॉर एक्स और प्राइस ऑफ वाई। इसी को हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि इस इलास्टिसिटी में बात होती है हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स की। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो हमेशा एक साथ यूज किए जाते हैं, और सब्स्टिट्यूट वो जो एक के बदले यूज किए जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आया है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स, प्रतिस्थापक वस्तुएं, तिरछी कीमत की लोच, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कैसी होती है, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स की हमेशा पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है? हमेशा पॉजिटिव रहती है, क्योंकि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड हमेशा कम होगी। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, जैसे जैसे एक का प्राइस बढ़ेगा या एक का प्राइस कम होगा, दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ लीनियर डिमांड कर्व इज। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ लीनियर डिमांड कर्व इज, एक रैखिक मांग वक्र की मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, इक्वल टू जीरो, इकाई के बराबर, इकाई से कम, इकाई से अधिक, शून्य के बराबर। अब देखिए, इलास्टिसिटी के ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इलास्टिसिटी एक बड़ा टॉपिक है, और अगर आप डिमांड और डिमांड इलास्टिसिटी ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपके अधिकतम से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, ठीक, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 एंड इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। अब देखिए, डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लीनियर डिमांड कर्व, डिमांड कर्व मैंने बताया था, ये ऐसा कुछ आपका डिमांड कर्व बन गया है। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। चलिए अच्छे से थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, मांग वक्र की मध्य बिंदु पर मांग की कीमत का लोच क्या होता है। मध्य बिंदु, मिड पॉइंट क्या होता है, यानी इस पे देखिए, प्राइस आपका और डिमांड आपकी, मतलब जितना प्राइस आप पे कर रहे हैं उतनी ही आपकी डिमांड है, तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। क्वेश्चन में है इक्वल टू यूनिटी, यस, आंसर आपका 1 हो जाएगा। मतलब जितना प्राइस आप पे कर रहे हैं उतनी ही अगर आप डिमांड भी हो रही है तो आपका इक्वल टू
यूनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व इज ऑलवेज। एक आयताकार अति परलव्य वक्र की के लिए मांग की कीमत लोच हमेशा होती है, शून्य, इकाई, अनंत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व इज ऑलवेज 0, यूनिटी, इंफिनिटी, नन ऑफ द अबव। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कुछ इस तरीके से दिखता है, थोड़ा सा अच्छा हो गया। ये आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आपने 9th-10th या जो भी आपका बोर्ड्स रहा होगा उसमें इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर होता है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये डायग्राम डिफाइंड होता है। तो ये उसी कर्व की बात हो रही है। इस कर्व को ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कहते हैं, मतलब अति परलव्य वक्र, इसी वक्र को हाइपरबोला कर्व कहते हैं। अब इसी की बात हो रही है कि इस कर्व में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 0, यूनिटी, इंफिनिटी या नन ऑफ द अबव। देखिए प्राइस, ये आपका प्राइस 1 है, नहीं प्राइस 0 है, ये प्राइस 1 है। डिमांड, डिमांड QD मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, और ये आपका डिमांड हो गया। इस पे क्या आएगा, हमेशा आपका 0 आएगा, इस पे हमेशा आपका 0 आएगा। अब ये क्या आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसे नहीं है कि अभी आपको हमने 2 मिनट में पढ़ा दिए और 2 मिनट में ये सॉल्व हो गए। ठीक, if the quantity of a commodity demanded remains unchanged as its price changes, the coefficient of price elasticity of demand will be। यदि कीमत के परिवर्तन के बाद भी किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो मांग की कीमत लोच का गुणांक होगा, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, इकाई से कम या शून्य। ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, स्मॉलर देन 1 या 0। फिर से देखिए इलास्टिसिटी के आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिमांड ही आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। तो एक कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिए कि डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, मार्केट हो गया, इसके अंदर जो छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दें, TGT दें, क्या कहते हैं, PGT दें, टेट दें, सुपर टेट दें, उसमें भी सोशल स्टडीज में डिमांड का एक कंसेप्ट पूरा आता है। इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते, पर फिर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस बहुत हद तक आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। If the quantity of a commodity demanded remains unchanged as its price changes, coefficient of price elasticity of the demand will be greater than 1. In pre-independent era, who discussed the concept of poverty line in India? एक नया कंसेप्ट आ गया हमारे पास, पावर्टी। पावर्टी क्या होती है, गरीबी। स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में निर्धनता रेखा की अवधारणा पर किसने विचार किया था, अवधारणा होगा अब नहीं, विचार पर किसने विचार किया था। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंसेप्ट पावर्टी से रिलेटेड है, लेकिन इसकी एक बुक लिखी थी, बहुत ही फेमस पर्सन थे जो कि हमारे थे दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नाम की एक बुक लिखी थी। मैं बुक का नाम लिख देती हूँ, आप लोग गूगल पे इसको जरूर सर्च करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस बुक है। और हमारे जब देश आजाद नहीं हुआ था तब दादा भाई नरोजी ने ये बुक लिखी थी। बुक का नाम लिख देती हूँ, आज पेन लग रहा है साथ नहीं दे रहा है हमारा, बट कोई नहीं, हम फिर भी क्लास अपनी कंटिन्यू रखेंगे। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपकी बुक का नाम है, इसको दादा भाई नरोजी ने लिखा था।
जब हम पॉवर्टी का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इस बुक पे जरूर से चर्चा करेंगे। एंजल कर्व फॉर अ गिवन गुड इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, नेगेटिवली स्लोप्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। गिवन वस्तु के लिए एंजल वक्र होता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, मैंने आपको बताया था। और अभी पिछले ही कुछ क्वेश्चन में मैंने आपको गिवन गुड्स का कंसेप्ट बताया था कि जिसमें प्राइस बढ़ेगा फिर भी आपकी डिमांड बढ़ेगी। जनरली क्या होता है, डिमांड कर्व हमेशा उल्टा चलता है। ये मान लीजिए आपका जनरल डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये आपका एक्सेप्शन हो गया, मतलब एक ये अलग से हो गया, ठीक है। जनरली डिमांड कर्व में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड गिरती है, तो इसलिए आपका जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा नीचे की ओर जाता है। लेकिन गिवन गुड्स के केस में जो एंजल कर्व होता है वो उसमें क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड बढ़ती है। तो आप दिमाग लगा के सोचिए, अगर प्राइस नीचे जा रहा है और डिमांड प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड नीचे जा रही है, नॉर्मल केस में ये ग्राफ हमारा नीचे जाता है, तो इसके अपोजिट केस में क्या होता होगा, दिमाग लगाइए, पॉजिटिवली स्लोप। तो आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिवली स्लोप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलिप्स कर्व शो। अब देखिए, ये भी एक नया कंसेप्ट आ गया, फिलिप्स कर्व। आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स ही एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे, इसको कंसेप्ट वाइज पढ़ लेंगे, तो आपके क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं आए थे, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आए थे। और ये कंसेप्ट आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया गया है। अगर आप एक सिलेबस एक बार ठीक से पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड, सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब बहुत नॉर्मल टॉपिक है। और अगर आपका बेस इकोनॉमिक्स कॉमर्स रहा है 9th 10th में या ग्रेजुएशन के बाद, तब तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये पेपर निकालना। तो चलिए एक बार देखते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व को हिंदी में भी फिलिप्स कर्व ही कहते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रियल एंड नॉमिनल वेजेस, positive relationship between nominal wages and the rate of unemployment, a positive relationship between the rate of inflation and the nominal wage। हिंदी में देखें, मुद्रास्फीति टर्म याद रख लीजिएगा, इन्फ्लेशन का हिंदी वर्ड होता है मुद्रास्फीति और अनएम्प्लॉयमेंट का टर्म होता है बेरोजगारी। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर में विपरीत संबंध, मौद्रिक व वास्तविक मजदूरी के बीच विपरीत संबंध, मौद्रिक मजदूरी और बेरोजगारी की दर में सकारात्मक संबंध, मुद्रास्फीति की दर और मौद्रिक मजदूरी में सकारात्मक संबंध। अब देखिए, फिलिप्स कर्व भी एक अच्छा कंसेप्ट है, हम लोग इसको अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर देख लेते हैं, एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इसका आंसर आपका नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, फिलिप्स कर्व हम जरूर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ऐसी वस्तु जिसका मांग वक्र आयताकार अति परलव्य हो की कीमत में कमी के कारण उस वस्तु पर कुल व्यय। The fall in price of a commodity whose demand curve is a rectangular hyperbola caused to total expenditure on the commodity। देखिए, अब क्वेश्चन ने किस तरीके से खेल दिया। क्वेश्चन देखिए कितने लाइंस में दिया है, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 लाइंस में क्वेश्चन है। आप कोई भी नॉर्मल बच्चा होगा या मैं भी होंगी, अगर जब मैं एग्जाम्स देती थी तो मैं भी देखती थी, तो मैं क्वेश्चन की ये लेंथ देख के मैं घबरा जाती थी। तो एक बात ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन की लेंथ देख के नहीं घबराना है कि अरे बाप रे ये तो 7 लाइन का क्वेश्चन है, ये तो 6 लाइन का क्वेश्चन है। इसमें तो हिंदी में तो आपका फिर भी 3 लाइन का है, बट इंग्लिश में देखिए 6 लाइन का आपका क्वेश्चन है। आंसर देखिए, एक ही लाइन में आपने दिया, खत्म। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट बहुत ठीक से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसका क्वेश्चन आंसर अच्छे से दे पाएंगे। अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, उपर्युक्त में से कोई भी संभव है। रिमेन अनचेंज्ड, इंक्रीज, डिक्रीज या एनी ऑफ द अबव। अब देखिए, अभी मैंने हाइपरबोला का आपको कर्व बताया था, कुछ ऐसा रहता है आपका कर्व, मतलब थोड़ा सा ऐसे खड़ा से रहता है, मतलब जनरली जो डिमांड कर्व होता है ऐसे टिल्टेड से रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे खड़ा से रहता है। जब आप देखेंगे, जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए
Fall in the price of a commodity whose demand curve is rectangular hyperbola causes total expenditure of the commodity. मतलब वो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व है उसमें जब उसका एक्सपेंडिचर होता है तो उस पर कमोडिटी एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रहती है, रिमेन अनचेंज, इंक्रीज, डिक्रीज या नन ऑफ द अबव. इसका आंसर होगा रिमेन अनचेंज. फिर से हम लोग जब पढ़ेंगे अच्छे से टॉपिक तो एक बार फिर से हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पिछली बार हम लोग ने ग्राफ के साथ नहीं पढ़ा था, इस बार हम लोग ग्राफ के साथ पढ़ेंगे. उसके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे, क्योंकि याद रखिए अभी तो एग्जाम्स में मैथमेटिकल फॉर्मूलाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है इस साल या 2026 में आपके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आने लगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ये ऐसे वाले आने लगेंगे. उसमें यूनिटरी, इनफाइनाइट और ऐसे करके वर्ड्स नहीं दिए रहेंगे, सिर्फ इस तरीके का मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया रहेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये इस तरीके की कौन सी इलास्टिसिटी होती है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19. वस्तु होगी. If the income elasticity of demand is greater than 1, the commodity is. हिंदी वाले में देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन के लिए इंग्लिश वर्जन पे फोकस करेंगे. If the income elasticity of demand is greater than 1, अभी मैंने बताया था, the commodity is a necessity, a luxury, inferior good और non-related good. अब देखिए ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, कि प्राइस आपका कुछ भी हो, डिमांड आपकी बढ़ती रहेगी. तो वैसे गुड कौन से होते हैं, या तो लग्जरी होती है या फिर नेसेसिटी होती है, लेकिन नेसेसिटी नहीं होगी. क्यों, क्योंकि नेसेसिटी का एग्जांपल हमने किस में देखा था, गिफ्ट एंड गुड्स में. नेसेसिटी हमने किस में देखी थी, गिफ्ट एंड गुड्स में. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका लग्जरी ही होगा, नेसेसिटी में नहीं आएगा. ध्यान रखिएगा, इसके एक्सेप्शंस भी कुछ होते हैं, उन एक्सेप्शंस को भी हम जब प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो उन एक्सेप्शंस को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. तो अभी फिलहाल के लिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन 19 का आंसर होगा लग्जरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यदि किसी वस्तु की सभी प्रासंगिक कीमतों पर कीमत उपभोग वक्र समस्तरीय हो तो उस वस्तु का मांग वक्र, यहाँ पे मांग होना चाहिए, मांग हो गया है, मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं. ध्यान दीजिएगा, पेपर में मिसप्रिंट भी होगा तो आपको घबराना नहीं है. मैंने पहले कहा है, जो हिंदी कैंडिडेट्स हैं, जो हिंदी से पेपर देते हैं, उनको अगर नहीं भी आ रहा है समझ में हिंदी में, तो इंग्लिश में पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है. इतना थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप टीचर बनेंगे तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए. और इकोनॉमिक्स देखिए इंग्लिश में ही थोड़ी बहुत समझ में आती है. ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है. If the price consumption curve for a commodity is horizontal at all relevant prices for it, the demand curve for the commodity is. देखिए फिर से भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ही क्वेश्चंस हैं, पूरे डिमांड के ही क्वेश्चंस भरे पड़े हैं इस पेपर में. जो भी ये प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें देखिए डिमांड, इलास्टिसिटी. तो मैंने आपको पहले ही दिन जो डिमांड चैप्टर पढ़ाया था वो इसीलिए मैंने पढ़ाया था, क्योंकि देखिए आप वो छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. 20 क्वेश्चन आ गए. 20 क्वेश्चन सिर्फ किस पे, डिमांड इलास्टिसिटी. थोड़े बहुत अलग क्वेश्चन थे, पर फिर भी मेजर क्वेश्चन क्या थे, डिमांड के थे. ठीक है, समस्तरीय, धनात्मक ढाल लिए हुए. थर्ड ऑप्शन आयताकार, अति परिलव्य. ठीक है, ये हिंदी का वर्ड इतना मुझे भी नहीं आ रहा है, बट चलिए देखते हैं. हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिवली स्लोप्ड, वर्टिकल, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला. फिर से देखिए, इफ द प्राइस कंजम्पशन कर्व फॉर अ कमोडिटी इज हॉरिजॉन्टल, ये आपका कर्व है, इस कर्व की बात हो रही है. एट ऑल रेलिवेंट प्राइसेस फॉर द डिमांड कर्व फॉर दिस कमोडिटी इज, क्या होगा, अगर ये जो कर्व है आपका ये हॉरिजॉन्टल है तो डिमांड कर्व भी आपका कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल. अगर आपकी प्राइस हॉरिजॉन्टल है मतलब प्राइस फिक्स है और डिमांड आपकी हमेशा सीधी जा रही, मतलब प्राइस कुछ भी हो, प्राइस एक फिक्स है और इसी प्राइस पे आप मल्टीपल डिमांड्स करें, तो आपका जो डिमांड कर्व है ये भी कैसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा. मैं फिर से कह रही हूँ, ग्राफ्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से घुमा के आएंगे,
लेकिन अगर आपने अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी आपको घबराने नहीं देंगे और आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे ही आप एग्जाम्स में भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। उपभोक्ता की बचत अनंत होती है। इन विच टाइप ऑफ कमोडिटीज इज द कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट? अनिवार्य वस्तुओं में, आरामदायक आवश्यकताओं में, विलासिता की वस्तुओं में, दुर्लभ वस्तुओं। देखिए, स्कार्स, लग्जरीज, कंफर्ट्स, नेसेसिटीज। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इन चारों वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। मैंने आपको पिछली बार कंसेप्ट समझाया था। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है उनके लिए मैं एक छोटा सा रिवीजन कर देती हूँ। नेसेसिटीज आपकी वो कमोडिटीज होंगी जो कि आप हर हालत में खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे उसकी प्राइस कुछ भी हो। कंफर्ट्स आपके वो हो गए जैसे कि एसी, गर्मी बहुत है आपको एसी चाहिए, आपको गर्मी लग रही है, वो एसी आपके एक कंफर्ट का काम करेगा। ठीक है। लग्जरीज मतलब आप लग्जरी आइटम तभी खरीदेंगे जब आपकी इनकम बढ़ेगी और आपको अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दूसरी सोसाइटी में दिखानी पड़ेगी। और स्कार्स मतलब जो बहुत ही कम क्वांटिटीज में होती है, जैसे अभी स्कार्स कमोडिटीज में क्या आ जाएगा, आपका कोयला आ जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ कमोडिटीज इज द कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट? सरप्लस, अब मैंने आपको उस दिन 3 टर्म समझाए थे, सरप्लस, स्कार्सिटी और इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट मतलब उपभोक्ता की बचत अनंत किस पॉइंट पे होगी? मतलब वो प्रोडक्ट भी खरीद रहा है और उस प्रोडक्ट से उसको जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो एकदम बराबर है। मैंने क्या बताया था कि यूटिलिटी, अच्छा एक उस दिन शायद मिस हो गया होगा बट फिर से एक बार देख लीजिए। यूटिलिटी वो होती है जो आप प्रोडक्ट खरीदने पर जो उसका यूज कर पाते। जैसे मान लीजिए अभी मुझे खांसी आ रही थी, उस टाइम पे मेरे लिए कौन सी प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज्यादा होगी? मुझे खांसी आ रही है, ठंड का महीना है, मेरा गला खराब है, मेरे लिए इस टाइम पे किस चीज की यूटिलिटी ज्यादा होगी? एक ग्लास गर्म पानी की। तो उस ग्लास गर्म पानी को अगर मैं पी लूंगी, क्योंकि वो मेरी डिमांड हो गई, अब मैंने वो ग्लास गर्म पानी का पी लिया तो मेरी यूटिलिटी मीट हो गई। मतलब डिमांड की, पानी मिला, यूटिलिटी मीट हो गई। ये उसी कंसेप्ट की बात हो रही है। मैं फिर से कह रही हूँ, जब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम लोग आगे लेक्चर्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये कंज्यूमर सरप्लस जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए किस में होगी? ये आपकी होगी कंफर्ट्स। कंफर्ट्स क्यों? क्योंकि आपने प्राइस खर्चा किया, आपने वो प्रोडक्ट भी खरीदा जो कि आपका थोड़ा सा बजट से बाहर जा रहा था, फिर भी आपने वो प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट से आपकी यूटिलिटी मैच हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। अब जैसा कि मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चंस हमने मिसलेनियस इसलिए भी रखे हैं क्योंकि जैसे जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं टीटी, सीईटी वगैरह या फिर पीजीटी वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़े बहुत एजुकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जिन बच्चों ने बीएड किया होगा वो ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। जब आप पढ़ेंगे, मैं फिर से कह रही हूँ, जब आप पढ़ेंगे कंसेप्ट तो आपको बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए इसका आंसर होगा 1। देखिए, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है जबकि, देखिए आप टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम्स आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो अगर आपने बीएड किया तो अच्छी बात है, अगर आपने बीएड नहीं भी किया है और आप नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं नहीं कहती कि सारे क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, किसी भी एग्जाम में कोई भी सारे क्वेश्चंस आपको बुक से नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कॉमन सेंस से भी सॉल्व करने पड़ते हैं और आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज अपना जब एग्जाम देने जाएं तो थोड़ा सा दिमाग ऐसे खोल के जाएं, और कोई भी ऐसा बुक नहीं आती है कि आपने एकदम पढ़ ली और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, तो उसके लिए है टीचिंग becomes much more effective when learning is directed and controlled by the teacher. Learners are given autonomy and control to work in their own. Teacher plays a central role in explaining the facts. Teacher directed methods are used in the classroom. अधिगम शिक्षण द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित होता है। अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाता है।
शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निर्वहन करे, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। तो इसका आंसर होगा आपका 1। मैं टीचर हूं, मैं आपको जो डायरेक्शन दूंगी इन अ क्लासरूम वही आप जब फॉलो करेंगे तो उससे आपकी जो आपकी लर्निंग है वही बेहतर पाई जाएगी। सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको अपने आप से कुछ करने को दे दूं तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा उसी लेवल पे वो चीजें मुझे करके वापस दे। तो इसलिए बेसिक लेवल से देखा जाए तो लर्निंग इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द टीचर। जब मेरे डायरेक्शन में होगी चीजें तभी आपकी लर्निंग भी बेहतर आएगी। क्वेश्चन नंबर 24, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की विशेषता। अब क्रिएटिविटी देखिए कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल कोई बुक में मिलेगा, बीएड वगैरह में आपको बुक में पढ़ाया जाता है, बट अभी के लिए देखिए क्रिएटिविटी आपका एक कैसा कंसेप्ट है, एक बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है ना कि हाँ ये इंसान बहुत क्रिएटिव है, ये लड़की बहुत क्रिएटिव है। तो उसी की क्रिएटिविटी की बात हो रही है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ओरिजिनलिटी, मौलिकता, फ्लुएंसी, प्रभावशीलता या ऑल ऑफ द अबव। तो जनरल सी बात है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, मात्रात्मक गुणात्मक एक सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, अनमेजरेबल, बोथ। आंसर इसका बोथ होगा। जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हम इसको आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, डेवलपमेंट टास्क थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये फिर से आपकी थ्योरीज हैं, जब मैं थ्योरीज पढ़ाऊंगी तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेजेस। डेवलपमेंट स्प्राउट्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एबिलिटीज इन अ पर्सन, इट इज स्टेटेड बाय हरलॉक। इसका आंसर है 29, the IQ of a 25 years old boy whose mental age is 16 will be। अब देखिए ये IQ का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसने बीएड किया है उसको पता होगा। IQ का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, नहीं भी किया है तो एक बार आप समझ लीजिए, जनरल नॉलेज ही समझ लीजिए। IQ का फॉर्मूला होता है आपकी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और 100 इंटू 100, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, द IQ ऑफ अच्छा ये तो मैंने करवा दिया था। अच्छा चलिए, तो आज के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करवा दिए। मेजर क्वेश्चंस हमने इकोनॉमिक्स के डिस्कस किए और कुछ हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि आपकी किसी भी एग्जाम्स में आ जाते हैं, बीट आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीटेट हो, टीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो। क्योंकि देखिए अगर आप बेसिक से पढ़ाई करेंगे तो एक एग्जामिनर यही सोचता है कि आपको इतनी बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, IQ लेवल, एज लेवल, मेंटल लेवल, ये सब बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेट करता है, उसको वो ये सोच के चलता है कि बच्चे ने ये तो पढ़ा ही होगा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जो भी आपने पिछली पढ़ाई करी है तो उसमें पढ़ा होगा। रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स से देखिए हम लोग ने करीबन 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उन 20 क्वेश्चन से वही टॉपिक में से आए हैं जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर यानी डिमांड में करे थे। तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो नए साल में नया रेजोल्यूशन लीजिए कि हम इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट से बिल्कुल घबराएंगे नहीं और बहुत अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अभी हम लोग ने बहुत ईजिली क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, इस तरीके से आप लोग भी कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू।